प्रोटीन ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर तमाम लाइफ प्रोसेसेस डिपेंड करते हैं। इन प्रोटीन्स के अंदर एंजाइम्स, हार्मोन्स, मसल प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज वगैरह आ जाते हैं। हमारी बोन्स में एक प्रोटीन मौजूद होता है जिसको हम कोलेजन प्रोटीन कहते हैं। इन प्रोटीन के अंदर फॉस्फेट क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं। ये प्रोटीन ऐसे ही काम करता है जैसे कि एक इमारत में सरिया, यानी कि हमारी बोन्स को सपोर्ट देने का काम करता है। इधर हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। इन प्रोटीन्स को जो है हम लोग इज्जत के साथ इम्यूनोग्लोबिन के नाम से पुकारते हैं। इम्यूनोग्लोबिन जितने भी बैक्टीरिया या वायरसेस हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं उनके खिलाफ ये लड़ते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटीन एक पॉलीमर है, इसका मोनोमर अमाइनो एसिड है। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के यूनिट्स मिलकर प्रोटीन का स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। हमारी इस कायनात के अंदर 300 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, जिनमें से 20 अमाइनो एसिड्स सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। अब अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर टोटल 4 चीजें मौजूद होती हैं: कार्बन अल्फा, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और उसके अलावा साइड चेन। प्रोलीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। इसके अंदर चेंजेस ये होती है कि इसके अंदर सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। कार्बन अल्फा हम उस कार्बन को कहते हैं जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइन ग्रुप के दरमियान में मौजूद हो। अब ये जितने भी अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के अंदर मौजूद हैं, ये सारे अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं और ये जिस जगह से ज्वाइन होते हैं उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं या पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है जिसका फॉर्मूला होता है COOH। अब हमारी फिजियोलॉजिक pH यानी कि 7.4 pH पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना हाइड्रोजन रिमूव कर देता है और सिर्फ COO रह जाता है। जब दो अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन होते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड बनने के नतीजे के अंदर वाटर रिलीज होता है, यानी कि H2O रिलीज हो जाता है। अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं या बन रहे होते हैं, तो उन केमिकल्स की pH डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो सेल मौजूद होता है, तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स मौजूद हैं उन सब की pH 7.4 ही रहती है हमेशा। जब दो अमाइनो एसिड ज्वाइन होते हैं तो उनके दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड पहले अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइड ग्रुप के साथ ज्वाइन होते हैं। अब हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनकी साइड चेन्स जो है वो नॉन पोलर होती हैं और इनको हम हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स कहते हैं। इन अमाइनो एसिड्स के अंदर आयोनिक बॉन्ड क्रिएट होता है और इसके अंदर कोई प्रोटॉन लूज या गेन नहीं हो रहा होता। जब ये अमाइनो एसिड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एंटर होते हैं तो ये अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर इनसाइड की तरफ चले जाते हैं, यानी कि प्रोटीन का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके जो अंदर की साइड है वहां पर ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड इंसर्ट हो जाते हैं। दूसरी टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन रहा होता है तो ये वाले अमाइनो एसिड प्रोटीन के स्ट्रक्चर में आउटसाइड की तरफ मौजूद होते हैं। हमारे पास टोटल 9 तरह के अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं और बाकी 11 हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक की वजह से प्रोटीन अपना 3D स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाता है। हमारी बॉडी की जो सेल मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। यही वजह है कि जब प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आता है या सेल मेम्ब्रेन पे कोई प्रोटीन किसी प्रोटीन चैनल के अंदर बन रहा होता है तो ये जो सिस्टम होता है ये उलट हो जाता है, यानी कि हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड प्रोटीन के स्ट्रक्चर में आउटसाइड की तरफ चले जाते हैं और हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड प्रोटीन के स्ट्रक्चर में इनसाइड चले जाते हैं, क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। प्रोलीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके अंदर सेकेंडरी कार्बन भी मौजूद होता है। ये प्रोलीन हमारी बोन्स के अंदर जो कोलेजन मौजूद होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर अल्फा हेलिक्स नहीं बनने देता। अल्फा हेलिक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहा होता है तो उसका एक पार्ट है।
प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर 3 सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में आते हैं स्टेप्स। एक होता है लूप, एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा शीट। तो प्रोटीन का काम ये है कि जब अल्फा हेलिक्स बन रहा होता है तो ये अल्फा हेलिक्स को बनने नहीं देता। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर एक अमाइनो एसिड मौजूद है जिसको हम सेलेनोसिस्टीन बोलते हैं। ये अमाइनो एसिड 21st अमाइनो एसिड है। ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 20 अमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन ये 21st अमाइनो एसिड एक एक्सेप्शनल केस है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो जीनोम मौजूद है हमारा, जो सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, उसके पास सेलेनोसिस्टीन यानी कि 21st अमाइनो एसिड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती। सेलेनोसिस्टीन प्रोटीन के स्ट्रक्चर में तब एंटर होता है जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस चल रहा होता है। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनने का प्रोसेस इस तरह कंप्लीट होता है कि जो हमारा जीनोम है यानी हेरिडिटरी मटेरियल यानी कि डीएनए, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है या हमारी बॉडी को चाहिए होती है या कोई भी प्रोटीन बनने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हमारा जो जीनोम है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब डीएनए से इन्फॉर्मेशन कॉपी होती है और मैसेंजर आरएनए के जरिए साइटोप्लाज्म के अंदर जाती है। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद कोडॉन उसको कोड करता है और वो जो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं वो एक करके आके ज्वाइन होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और प्रोटीन के स्ट्रक्चर मेंटेन हो जाते हैं। सारे प्रोसेस के अंदर जो 21st अमाइनो एसिड है यानी कि सेलेनोसिस्टीन, इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता। सेलेनोसिस्टीन प्रोटीन के स्ट्रक्चर में तब एंटर होता है जब प्रोटीन मैच्योर हो रहा होता है। प्रोटीन की मैच्योरेशन को हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। प्रोटीन जब मैच्योर हो रहा होता है यानी कि अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा होता है, तो उस वक्त एक प्रोसेस होता है, उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो जो हमारा 21st अमाइनो एसिड है ये इस प्रोसेस के अंदर एंटर हो जाता है और प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ऐड हो जाता है। अब ये सेलेनोसिस्टीन प्रोटीन के स्ट्रक्चर में इस तरह एंटर होता है कि हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह के एंजाइम्स होते हैं। एक का नाम होता है पेरोक्सिडेजेस और दूसरे का नाम होता है रिडक्टेजेस। ये सेलेनोसिस्टीन अमाइनो एसिड जो है ये हमारी जो स्किन के अंदर या हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं वहां पर काम कर रहा होता है। तो इसको एग्जांपल से समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि सेलेनोसिस्टीन, पेरोक्सिडेजेस और रिडक्टेजेस जो एंजाइम है, इन दोनों के अंदर बैठ के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद होती है वहां पे चले जाता है और वहां पे काम करता है। ऐसे ही समझें कि इसको जैसे जबरदस्ती एंटर कर दिया गया। हमने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर बेसिक सबसे पहले कार्बन अल्फा मौजूद होता है, अमाइड ग्रुप मौजूद होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है और एक साइड पे आर चेन मौजूद होती है। तो यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि कार्बन अल्फा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो आपस में बॉन्ड बनाए हुए होते हैं और इसी तरह जो कार्बन अल्फा है वो अमाइड ग्रुप के नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाए हुए होता है, लेकिन ये दोनों सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसी के साथ जो है वो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड होता है, ट्रिप मतलब तीसरा बॉन्ड। अब 2 बॉन्ड तो कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड हो गया, और जो तीसरा बॉन्ड है ये कभी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में चले जाता है और उन दोनों को डबल बॉन्ड कर देता है, कभी ये कार्बन और नाइट्रोजन के पास चले जाता है और उन दोनों को डबल बॉन्ड कर देता है। तो इस तरह जो है वो ये जो दूसरा बॉन्ड है ये कभी कार्बन और नाइट्रोजन के पास आ जाता है, कभी कार्बन और ऑक्सीजन के पास। तो ये बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होते रहते हैं। इस शिफ्टिंग की वजह से रेजोनेंस जनरेट होती है। इस सारे प्रोसेस को जो बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं कभी कार्बन और ऑक्सीजन कभी कार्बन और नाइट्रोजन की तरफ, तो इस शिफ्टिंग को हम लोग कोप्लानरिटी कहते हैं। अब हमारे पास अमाइनो एसिड की 4 टाइप्स हैं। एक होती है बेगैरत, दूसरी होती है थोड़े से बेगैरत, तीसरी होती है गैरतमंद और चौथी होती है महाबेगैरत। जो पहली टाइप है जो कि बेगैरत कहलाती है, इसको हम लोग बोलते हैं अमाइनो एसिड विद नॉन पोलर साइड चेन्स। इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई बंदा हंस रहा है या रो रहा है, डिप्रेशन में है या कोई मर भी रहा है तो इनको कोई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ये आपस में जो है वो आयनिक बॉन्डिंग करते हैं, इस वजह से इनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो या प्रोटॉन जो है किसी को गेन नहीं हो रहा होता या किसी से लूज नहीं हो रहा होता। तो इस वजह से ये अपने काम से काम रखते हैं।
ना किसी से कोई इंटरफेयर करते हैं, ना किसी से इंटरेक्शन करते हैं, और इस तरह के अमीनो एसिड को हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रोटीन की जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर इनसाइड की तरफ चले आते हैं। इनका बिहेवियर ऐसे ही होता है जैसे कि ऑयल को अगर हम लोग पानी के अंदर डाल दें तो ऑयल जिस तरह पानी से इंटरेक्ट नहीं करता, इसी तरह ये भी जो है वो किसी और से इंटरेक्ट नहीं करते। इस तरह के जो अमीनो एसिड है वो प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर मेंटेन करने में काम आते हैं, और इसके अलावा अगर ये अमीनो एसिड सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाए तो ये प्रोटीन के अंदर आउटसाइड की तरफ आ जाती है, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। अब हमारे पास दूसरी तरह के अमीनो एसिड है जो कि थोड़े से गैरतमंद है। इनको हम अमीनो एसिड विद अनचार्ज पोलर साइड चेन्स भी कहते हैं। इन अमीनो एसिड का जो नेट चार्ज होता है वो भी नॉर्मल पीएच के ऊपर 0 होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ केसेस हैं। नंबर 1 केस ये है कि जो इसके अंदर सिस्टीन होता है और टायरोसिन होता है, ये अपने प्रोटॉन लूज कर देते हैं अल्कलाइन पीएच के ऊपर। और दूसरा केस ये है कि 3 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि सीरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन, ये तीनों अमीनो एसिड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर हेल्प करते हैं अपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप की हेल्प से। इसी तरह 2 और अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको हम एस्पार्जिन और ग्लूटामीन कहते हैं। ये दोनों अमीनो एसिड भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर हेल्प करते हैं, लेकिन ये दोनों अमीनो एसिड अपने कार्बोनाइल ग्रुप को यूज करते हुए हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड इतना जरूरी इसलिए क्योंकि बहुत सारी फोर्सेस होती हैं जो प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर मेंटेन करने के अंदर काम आती है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, सॉल्ट ब्रिजेस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस, वंडरवॉल फोर्सेस वगैरह वगैरह। अब जब हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे आगे जाके तो उसके अंदर हम लोग डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। डोमेन के बारे में अभी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। डोमेन ये होता है कि जब बहुत बड़ा कोई टर्शरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वो आपस में जब ज्वाइन हो रहा होता है तो बहुत लंबी सी चेन होती है। वो चेन जब आपस में ज्वाइन हो रही होती है तो तब जाके जो है वो डोमेन बनती है। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड का जो है वो डोमेन के अंदर ये काम होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन की बहुत लंबी सी चेन है, उसके अंदर अमीनो एसिड बहुत सारे यूनिट्स की फॉर्म में जुड़े हुए हैं। अब लेट्स से कि अमीनो एसिड की जो चेन है वो चलती जा रही है और अमीनो एसिड नंबर जो है वो 50 नंबर पे जो अमीनो एसिड मौजूद है वो सिस्टीन मौजूद है। इसी तरह फिर अमीनो एसिड की जो चेन है वो चलती जा रही है और 250 जो अमीनो एसिड है वहाँ भी सेम सिस्टीन मौजूद है। जो प्रोटीन की जो चेन चल रही है उसके अंदर 50 और 250 अमीनो एसिड की जो यूनिट है वहाँ पर सिस्टीन मौजूद है। अब जब ये पूरी चेन जब फोल्ड हो रही होगी तो ऐसा होगा कि जो 50 नंबर पे जो अमीनो एसिड है जो कि सिस्टीन है और 250 नंबर पे जो है ये दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, और ये दोनों क्योंकि सेम अमीनो एसिड है इसलिए एक दूसरे के सामने आने के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का बॉन्ड बना देंगे। इस बॉन्ड को हम डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। अब इस टाइप के अंदर जो अमीनो एसिड है जो कि स्लाइडली पोलर है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, इसका फायदा क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर, वो जो है वो प्रोटीन से अटैच होना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आकर इन प्रोटीन से अटैच हो जाते हैं। मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी और बॉन्ड से किसी और मॉलिक्यूल से बना रहा होगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग या ये जो पोलरिटी है वहाँ पर काम आती है। अब हमारे पास तीसरी तरह के अमीनो एसिड मौजूद है जो कि बहुत गैरतमंद अमीनो एसिड होते हैं। जब किसी को कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है तो ये अमीनो एसिड उनके हेल्प करते हैं। इन अमीनो एसिड को हम बोलते हैं अमीनो एसिड विद एसिडिक साइड चेन्स। ये अमीनो एसिड क्या करते हैं कि इन अमीनो एसिड के अंदर जो कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं यानी कि COOH, तो ये अपना H उसमें से रिलीज कर देते हैं यानी कि प्रोटॉन डोनर होते हैं। फिजियोलॉजिक पीएच के ऊपर ये अमीनो एसिड प्रोटॉन लूज कर देते हैं और फुली आयोनाइज्ड हो जाते हैं और फुल चार्ज हो जाते हैं। बेटा मजाक मस्ती नहीं कर, पढ़ाई कर ले वरना फेल हो जाएगा। अब हमारे पास चौथी तरह के अमीनो एसिड है जो कि महाभगीरथ है। इसको हम महाभगीरथ इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा जो है वो रोड पे पड़ा हुआ है, तड़ा पड़ा मर रहा है, तो ये क्या करेंगे, उसके पास जाएंगे
और उसकी जेबों में जितना भी सामान है वो निकाल के बजाय उसको हॉस्पिटल ले जाने के वहां से शार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह के जो अमाइनो एसिड है इनका भी काम ऐसे सेम ही होता है। ये क्या करते हैं, या इनको बोलते हैं हम अमाइनो एसिड विद बेसिक साइड चेन्स। ये क्या करते हैं कि किसी को प्रोटॉन देने की बजाय, किसी की हेल्प करने की बजाय ये उल्टा दूसरे मॉलिक्यूल से प्रोटॉन लेके शार्ट हो जाता है। फिजियोलॉजिक पीएच के ऊपर ये वाले अमाइनो एसिड फुली चार्ज होते हैं और लाइसिन और आर्जिनिन जो है वो इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब वैसे तो हिस्टीडीन का कोई काम बचा नहीं, लेकिन एक ये बहुत जबरदस्त काम करता है, वो ये कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड मौजूद है उसके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। अब हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैप्चर करने का काम करता है। तो ये जो हिस्टीडीन प्रोटीन है ये हीमोग्लोबिन की हेल्प करता है ऑक्सीजन कैप्चर करने में। हमारी इस कायनात में बहुत सारी ऐसी भी मखलूकात होंगी जो कि जिनकी बॉडी की पीएच 7.4 के अलावा कुछ और होगी। तो हिस्टीडीन जो अमाइनो एसिड है उन जो जानदार हैं उनके अंदर काम करता होगा। हो सकता है एलियन वेलियन में भी काम करता हो। तो ये जो लास्ट वाली टाइप है इसके अंदर हमने तीन तरह की एग्जांपल्स पढ़ी, एक हिस्टीडीन की, एक लाइसिन की और आर्जिनिन की। लाइसिन और आर्जिनिन हमारी बॉडी में काम करते हैं और हिस्टीडीन हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ हीमोग्लोबिन के जरिए ऑक्सीजन कैप्चर करने का काम करता है। अब जैसे कि हमें पता है कि डीएनए के अंदर 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। इन चारों को जो है वो ए, डी, सी, जी के नाम से जो है वो पुकारा जाता है। इसी तरह जो हमारे पास जो अमाइनो एसिड है इनको भी जो है वो इनके सिंबल्स के जरिए पुकारा जाता है। अब इनके अंदर जो सिंबल्स हैं वो किस तरह रखे गए हैं, इनके नाम किस तरह रखे गए हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो हम लोग वो रूल्स पढ़ेंगे अब। किसी भी अमाइनो एसिड को जब कोई सिंबल दिया जाता है तो इसके लिए उसका सबसे पहला रूल ये है कि यूनिक फर्स्ट लेटर, यानी कि जो अमाइनो एसिड है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसको उसी सिंबल से पुकारा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक अमाइनो एसिड है उसको हम बोलते हैं आइसोल्यूसिन। तो इसके अंदर जो है वो आई से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए इसको आई, इसका सिंबल आई बन जाएगा। हमारे पास दूसरा रूल ये है कि जब हमारे पास ऐसे अमाइनो एसिड्स मौजूद हो जिनके फर्स्ट लेटर सेम हो, तो इस सिचुएशन में ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड ज्यादा काम कर रहा है उसको इज्जत मिलेगी और उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको उसी नाम से पुकारा जाएगा। और जो दूसरा अमाइनो एसिड है उसके लिए बाकी के रूल्स मौजूद हैं। तो जैसे कि ग्लाइसिन है, उसका फर्स्ट लेटर जी है तो इसको कैपिटल जी से हमने डिनोट किया। अब जो बाकी अमाइनो एसिड बच गए जिनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया, तो उनके लिए तीसरा रूल ये लगेगा कि उनकी जो स्ट्रक्चर यानी प्रोनाउंसिएशन है, उस प्रोनाउंसिएशन के अंदर जो वर्ड सुनाई दे रहा होगा उस वर्ड को जो है हम उसका यूनिक फर्स्ट लेटर कहेंगे या फिर उनका जो सिंबल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल फिनाइल एलेनिन है, तो फिनाइल एलेनिन को डिनोट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर वैसे तो स्पेलिंग के हिसाब से देखा जाए तो पी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके अंदर प्रोनाउंसिएशन के अंदर एफ शो हो रहा है तो इसलिए इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। इससे एक्सेप्शनल केस आ गया, वो ये कि ट्रिप्टोफेन के जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल रिंग होता है और डबल रिंग को जो है वो डब्ल्यू का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी डबल रिंग की तरह का थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है, तो इसलिए ट्रिप्टोफेन को डब्ल्यू से डिनोट किया गया। मतलब यार बिला वजह की कोई भी लॉजिक लगा दो। अब यहाँ पे हमारे पास एक आखिरी रूल वो ये है कि कोई अब जो बाकी के जो अमाइनो एसिड बच गए बेचारे, तो उन अमाइनो एसिड को डिनोट करने के लिए जो है हम लोग ये रूल लगाएंगे कि जैसे लेट से हमारे पास एक अमाइनो एसिड है लाइसिन, तो अब जो एल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन एल ऑलरेडी किसी और को डिनोट कर दिया गया है, तो इसके करीब करीब जो लेटर होगा ABCD के अंदर या अल्फाबेट्स में, तो उसको उस अल्फाबेट से डिनोट किया जाएगा। जैसे कि लाइसिन के सबसे करीब के आता है, मतलब HIJKLM, तो L से पहले के आ रहा है तो इसलिए हम इसको के से डिनोट करेंगे। हमारे पास अमाइनो एसिड की 2 तरह के आइसोमर्स होते हैं, जैसे कि L-एलेनिन और D-एलेनिन। अब इसके अंदर ये होता है कि अमाइन ग्रुप अगर लेफ्ट साइड पर मौजूद हो तो L-एलेनिन कहलाएगा, यानी L आइसोमर कहलाएगा, और अगर राइट साइड में मौजूद होगा तो D-एलेनिन कहलाएगा।
जो नॉर्मल इंसान या नॉर्मल लोग होते हैं या नॉर्मल एनिमल्स भी जो होते हैं उनके अंदर भी जो है वो एल कॉन्फ़िगरेशन का आइसोमर मौजूद होता है अमीनो एसिड का। और कुछ जो एक्सेप्शंस होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, प्लांट होते हैं या बैक्टीरियल सेल वॉल होते हैं, उसके अंदर डी अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। अब हमारे पास फिर से एक डेफिनेशन आ गई, इसको हम बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट वो होता है कि अगर अमीनो एसिड में कोई OH ग्रुप ऐड हो रहा हो, हाइड्रोजन ग्रुप रिलीज हो रहा हो या हाइड्रोजन ग्रुप ऐड हो रहा हो या O और H आपस में स्प्लिट हो रहे हो, तो इसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। और इसको डिनोट किया जाता है K से। अब हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, उसको हम बोलते हैं pKa वैल्यू। pKa वैल्यू क्या होती है? बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो इसके अंदर जो P है उसको हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन या pH बोलेंगे, और जो Ka है वो उसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि OH या H का ऐड होना, रिलीज होना वगैरह। डिसोसिएशन कांस्टेंट और pK वैल्यू ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है। डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ेगा तो pKa वैल्यू गिरेगी, pKa वैल्यू बढ़ेगी तो डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ेगा। pKa वैल्यू माइनस लॉग होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का। अब हमें एक सिनेरियो समझना है, उस सिनेरियो को समझने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस वगैरह क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि pK1, pK2, फॉर्म 1, फॉर्म 2, एसिडिक, बेसिक, ये सारी चीजें हमारे जहन में क्लियर होनी चाहिए। ज़्विटर इफेक्ट क्या है वगैरह। सबसे पहले आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को समझते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होते हैं कि जब किसी बफर सॉल्यूशन के अंदर अमीनो एसिड मौजूद है और उसका जो हाइड्रोजन है वो और उसकी जो OH ग्रुप है वो, इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो और जो चार्ज है वो न्यूट्रल हो, तो इस जो पॉइंट है इसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। और इस जब कोई अमीनो एसिड इस पॉइंट को अचीव कर ले, यानी उसके जो नेट चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाए, तो इस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को अचीव करने के लिए उसको एक और नाम दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं ज़्विटर आइन इफेक्ट। हमारे पास फॉर्म 1 वो होती है कि जब अमीनो एसिड जो है वो बफर सॉल्यूशन के अंदर एसिडिक पोजीशन के अंदर मौजूद हो, और फॉर्म 2 ये होती है कि अमीनो एसिड बफर सॉल्यूशन के अंदर बेसिक pH के अंदर मौजूद हो। स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है कि उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है और अमाइन ग्रुप भी होते हैं। तो अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन रिमूव करते जाएं, यहाँ तक कि 50% जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके अंदर जो H मौजूद है वो रिलीज हो जाए, मतलब जो हमारे पास टोटल अमीनो एसिड्स हैं उनमें से जो सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका 50% हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो इस पोजीशन को हम pK1 वैल्यू कहेंगे। और इसी तरह pK2 वैल्यू ये होगी कि हमारे पास जो ओवरऑल अमीनो एसिड है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी आ गया, अमाइन ग्रुप भी आ गया, तो टोटल ओवरऑल जो हमारे पास जो अमीनो एसिड है इसमें से 50% हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो इसको हम pK2 वैल्यू कहेंगे। अब सिनेरियो ये है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन मौजूद है जो कि बफर सॉल्यूशन है, उसके अंदर एक अमीनो एसिड मौजूद है। अब वो अमीनो एसिड अपनी एसिडिक फॉर्म में मौजूद है, एसिडिक फॉर्म यानी कि फॉर्म 1 में मौजूद है, उसके पास हाइड्रोजन मौजूद है। तो अब जो है वो हम ये करेंगे कि उस सॉल्यूशन के अंदर OH जो है वो ऐड करते जाएंगे, OH ऐड करते जाएंगे। अब होगा ये कि जो H मौजूद है यानी कि एसिडिक फॉर्म में मौजूद है अमीनो एसिड बफर सॉल्यूशन में, वो H और हम जो OH ऊपर से डाल लें, ये दोनों मिला के H2O बनाता जाएगा और H2O रिलीज होता जाएगा, और जो अमीनो एसिड के बाद जो H मौजूद है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता जाएगा। तो फिर उसके बाद ये होगा कि अमीनो एसिड जब H रिलीज होता जाएगा तो फॉर्म 1 से फॉर्म 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एसिडिक से बेसिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसके अंदर जो OH ऐड कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये होगा कि OH जो है वो सबसे पहले अमीनो एसिड के अंदर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो हाइड्रोजन मौजूद है उसको जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर जो H है वो रिमूव होता जाएगा यहाँ तक कि 50% उसके अंदर से H रिमूव हो जाएगा, तो pK1 वैल्यू अचीव हो जाएगी। अब जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास हाइड्रोजन देने के लिए कुछ नहीं होगा, तो जो हम लोग फिर भी OH ग्रुप ऐड किए जा रहे हैं, तो अब क्या होगा, अमाइनो एसिड का जो अमाइड ग्रुप है यानी कि NH3, तो NH3 में से जो तीसरा H है, टोटल NH3 में 3 H है ना, तो उसमें से 2 H तो फिक्स्ड है, जो तीसरा H है वो रिमूव होना शुरू होगा। तो जो अमाइड ग्रुप है उसका H आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होना शुरू हो जाएगा। फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन तो ऑलरेडी रिमूव हो चुका है,
तो जो अमाइन ग्रुप है उसमें भी जब 50% रिमूव हो जाएगा तो ओवरऑल अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन 50% रिमूव हो जाएगा और इस पोजीशन में pK2 वैल्यू अचीव हो जाएगी। जब हम OH ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहले लाजमी कि वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन सबसे पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब वहाँ से जो है वो उसको मिलना बंद हो जाएगा तब जाके वो अमाइड ग्रुप के पास आएगा स्टेप बाय स्टेप, मतलब पहले कार्बोक्सिलिक के पास फिर अमाइड ग्रुप के पास, फिर ओवरऑल जो है वो अमाइनो एसिड के पास हाइड्रोजन देने के लिए नहीं होगा। जब हम OH ऐड कर रहे हैं तो एसिडिक से बेसिक की तरफ जा रहे हैं जो हमारा सॉल्यूशन है और pK वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी एसिडिक पे कम थी और बेसिक की तरफ जब जितनी जाएगी उतनी pK वैल्यू बढ़ती जाएगी। कि जब कार्बोक्सिलिक से जो है वो हाइड्रोजन रिलीज होना शुरू हुआ तो pK1 वैल्यू आई और जब कार्बोक्सिलिक से खत्म होने वाला था, मतलब 50% से ज़्यादा हो गया था हाइड्रोजन रिलीज होना, तो pK2 वैल्यू अचीव हो गई। जैसे कि मैंने बताया था 50% पे pK2 वैल्यू अचीव हो जाएगी और जब अमाइड ग्रुप के से भी 50% से ऊपर चला जाएगा तो pK3 वैल्यू भी अचीव हो जाएगी। तो हमारा अमाइनो एसिड का आज का सफर यहीं तक ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जाओ ना भाई, किसका इंतज़ार कर रहे हो। और हाँ, जाते हुए सब्सक्राइब कर दियो चैनल और लाइक भी कर दियो और कमेंट भी कर दियो, ठीक है।